नमस्कार दोस्तों, आज इस पॉडकास्ट में आप उस भारतीय जनरल के बारे में जानेंगे जिसने तिब्बत पर चढ़ाई कर दी। लद्दाख, तिब्बत और बाल्टिस्तान को जीतने वाला जनरल, उम्र के लिहाज से 50 के पार पहुंच चुका एक शख्स तिब्बत में कैलाश पर्वत के मुहाने पर उतरता है। भगवान शिव की नगरी में पहुंचकर उस शख्स ने सर झुकाया और मानसरोवर झील में डुबकी लगाई। हालांकि ये शख्स उन बाकी लोगों जैसा नहीं था जो आज तक मानसरोवर तक आए थे। इस शख्स ने अभी अभी तिब्बत की दुर्गम पहाड़ियों को जीतकर उसे उत्तर भारत के एक विशाल साम्राज्य का हिस्सा बना डाला था। ये कहानी है जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया की। ये वो शख्स है जिसे पूर्व का नेपोलियन कहा जाता है। ये वीर योद्धा जिसने भारत की सीमाओं के चीन की सरहदों तक विस्तार करने का लक्ष्य चुना और इसमें वो लगभग सफल हो गया था। चाहे तिब्बत और शिनजियांग प्रोविंस से लगता भारत का बॉर्डर लगता हो, या फिर अफगानिस्तान का वाखन गलियारा, या फिर वो पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा, ये सब जनरल जोरावर सिंह की ही विरासत है। जोरावर सिंह की जिंदगी का शुरुआती हिस्सा सिर्फ लोक कथाओं से पता चलता है। कहा जाता है कि उनकी पैदाइश 1784 में हुई थी। हिमाचल के कांगड़ा जिले के पास एक गांव है अंसारा। अंसारा कहलूर नाम की एक रियासत का हिस्सा हुआ करता था। इसी के चलते जोरावर सिंह कहलूरिया के नाम से जाने गए। 18वीं सदी में ये इलाका कई छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था जिन्हें पहाड़ी राजा के नाम से जाना जाता था। कहानी बताती है कि परिवार में जमीन के चक्कर में हुई लड़ाई के चलते जोरावर ने गांव छोड़ दिया और वो रोजगार की खोज में हरिद्वार चले गए। हरिद्वार में उनकी मुलाकात होती है राणा जसवंत सिंह से। जसवंत सिंह जम्मू कश्मीर में एक इलाके के जमींदार थे। 21वीं सदी में ये इलाका किश्तवाड़ जिले के नाम से जाना जाता है। जोरावर सिंह राणा जसवंत के साथ किश्तवाड़ा चले गए। यहाँ उन्होंने योद्धा की ट्रेनिंग ली, तलवार और तीर कमान चलाना सीखा। ये सभी विद्याएं जल्द ही उनके बहुत काम आने वाली थी। साल 1800 के आते आते महाराजा रणजीत सिंह ने सिखों की अलग अलग मिसलों को एक कर सिख साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। उन्हें योद्धाओं की जरूरत थी और ऐसे में एक योद्धा थे जोरावर सिंह। जोरावर सिंह ने पहले रणजीत सिंह की सेना में नौकरी की और बाद में वो कांगड़ा के राजा संसार चंद की मातहत में चले गए। साल 1817 में जोरावर सिंह की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। उस साल उन्हें जम्मू के डोगरा सरदार मियां किशोर सिंह जामवाल की सेना में जाने का मौका मिला। जम्मू सिख साम्राज्य के अंदर आता था। साल 1808 में महाराजा रणजीत सिंह ने जम्मू पर जीत हासिल कर उसे अपना वसाल स्टेट बना लिया था और वहां की सत्ता किशोर सिंह को सौंप दी थी। किशोर सिंह के बेटे का नाम गुलाब सिंह था। गुलाब सिंह की नजर जोरावर सिंह पर पड़ी। उन्होंने जोरावर को भीमगढ़ नाम के किले का गार्ड बना दिया। इस किले में एक रोज घटना होती है। भीमगढ़ किले के किलेदार ने जोरावर सिंह को संदेश देकर गुलाब सिंह के पास भेजा। जोरावर ने संदेश तो सुनाया ही, लेकिन साथ ही किलेदार की पोल भी खोल दी। जोरावर ने कहा कि किले के प्रशासन में फालतू पैसा बर्बाद किया जाता है। इसके बाद उन्होंने गुलाब सिंह को किले का खर्चा चलाने का दूसरा उपाय समझाया। इस बात से गुलाब सिंह इतने खुश हुए कि जोरावर को किले का कमांडर नियुक्त कर दिया गया और जल्द ही वो तमाम किलों में राशन आपूर्ति का काम देखने लगे। साल 1819 में जोरावर सिंह के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी आई। ऐसा हुआ कि उस साल सिख फौज ने अफगान फौज को भगाकर कश्मीर को अपने कब्जे में ले लिया। इसके कुछ साल के बाद महाराजा रणजीत सिंह ने जम्मू और कश्मीर का एक बड़ा इलाका गुलाब सिंह को दे दिया। गुलाब सिंह राजा बन गए और उन्होंने अपने सबसे खास जोरावर सिंह को किश्तवाड़ सहित कई जागीरों का गवर्नर बना दिया। जोरावर को बाकायदा वजीर की उपाधि दी गई और वो डोगरा रियासत में राजा के बाद सबसे ताकतवर शख्स बन गए। यहाँ से जोरावर सिंह की जिंदगी का वो दौर शुरू होता है जब वो डोगरा फौज की कमान संभालते हैं और सीमा विस्तार के लिए एक के बाद एक अभियानों की शुरुआत करते हैं। जोरावर सिंह को अपनी पहली बड़ी जीत लद्दाख में मिली।
इस वक्त तक लद्दाख में बौद्धों का शासन था। यहाँ के राजा को ग्याल्पो कहा जाता था और वो तिब्बत को टैक्स चुकाया करते थे। लद्दाख काफ़ी अहमियत रखता था क्योंकि तिब्बत से अफगानिस्तान तक जाने वाला व्यापार मार्ग लद्दाख से होकर जाता था। यहाँ मिलने वाली ऊनी शॉल की दुनिया में काफ़ी मांग थी। कश्मीर के राजा गुलाब सिंह लंबे वक्त से लद्दाख को डोगरा शासन के अधीन लाना चाहते थे। ये मौका उन्हें मिला साल 1834 में। उस साल लद्दाख के एक स्थानीय गवर्नर ने ग्याल्पो से बगावत कर दी। उसने गुलाब सिंह से मदद मांगी। गुलाब सिंह के लिए ये लद्दाख में पैर जमाने का अच्छा मौका था, इसीलिए उन्होंने जोरावर सिंह की लीडरशिप में डोगरा फौज लद्दाख के लिए रवाना कर दी। 5000 की फौज लेकर जोरावर सिंह भोट खोल दर्रा पार करते हुए पुरिक तक पहुंच गए। पुरिक यानी कि कारगिल। यहाँ हुई एक लंबी लड़ाई के बाद डोगरा फौज ने जीत हासिल की। युद्ध के बाद हुई एक संधि के तहत ग्याल्पो ने राजा गुलाब सिंह की अधीनता स्वीकार कर ली और इस तरह लद्दाख डोगरा शासन और सिख साम्राज्य के अधीन आ गया। हालांकि इस बीच जब जोरावर सिंह लद्दाख में जीत का झंडा लहरा रहे थे, ठीक उसी समय कश्मीर में उनके खिलाफ एक षड्यंत्र की शुरुआत हो गई थी। कश्मीर के गवर्नर मियां सिंह की गुलाब सिंह के साथ रंजिश थी। जोरावर से जीत से खार खाकर उन्होंने लद्दाख में डोगरा शासन के खिलाफ विद्रोह भड़काना शुरू कर दिया। नतीजा ये था कि अगले 5 साल में कारगिल से लेकर लेह तक गुलाब सिंह के खिलाफ बगावत शुरू हो गई। किलों पर कब्जा कर डोगरा फौज को मार डाला गया। इस बात से गुस्सा होकर जोरावर सिंह ने 3000 डोगरा सैनिकों को इकट्ठा किया और लद्दाख पर एक बार फिर हमला कर दिया। इस बार उन्होंने लद्दाख को वसाल स्टेट नहीं रहने दिया, उसे पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर में विलय करवाकर वहां के राजा को एक छोटे से गांव का जागीरदार बनाकर वहां भेज दिया। लद्दाख जीतने के कारण जोरावर सिंह का पूरे सिख साम्राज्य में नाम हो चुका था। हालांकि वो यही नहीं रुके। 1840 में उन्होंने काराकोरम के पार बालिस्तान का रुख किया। यहां भी शाही परिवार में बगावत ने जोरावर सिंह को मौका दे दिया। बालिस्तान के राजा अहमद शाह ने अपने बेटे को वारिस घोषित किया। इस चक्कर में उनका दूसरा बेटा नाराज हो गया। इस बेटे का नाम था मोहम्मद शाह। उन्होंने अपने पिता के खिलाफ बगावत करते हुए जोरावर सिंह से मदद मांगी। मोहम्मद शाह की रक्षा के बहाने जोरावर सिंह 8000 डोगरा फौज को लेकर बालिस्तान में दाखिल हो गए। बालिस्तान में लड़ाई मुश्किल थी। निधान सिंह नाम के एक कमांडर 5000 की फौज लेकर सबसे पहले आगे बढ़े, लेकिन उनकी फौज बर्फ और ठंड के बीच फंस गई। अहमद शाह की फौज ने उन्हें घेर कर मार डाला। कई ऐसे भी थे जो ठंड के कारण मारे गए। उधर जोरावर सिंह अपनी टुकड़ी के साथ 1 महीने तक नदी के मुहाने में फंस गए। ठंड से हाल खराब था। ऐसे में मेहता बस्ती राम नाम के एक डोगरा अफसर ने नदी के पार जाने का रास्ता खोजा। ये बस्ती राम आगे जाकर कश्मीर की कहानी में काफ़ी फेमस हुई। कहते हैं कि मेहता बस्ती राम की वजह से ही जोरावर सिंह पाकिस्तान तक पहुंच गए थे। जोरावर सिंह ने खुश होकर उन्हें 500 रुपए और सोने के कंगन का एक जोड़ा बतौर तोहफा दिया। आगे जाकर बस्ती रामलेह के गवर्नर बनाए गए। अब होती है आगे की कहानी शुरू। नदी पार कर जोरावर अपनी सेना सहित स्कर्दू के किले तक पहुंच गए। यहाँ पर अहमद शाह ने अपना ठिकाना बनाया हुआ था। कई दिनों तक किले की घेराबंदी की गई, लेकिन फिर जब ठंड से फौज परेशान होने लगी, तब जोरावर सिंह ने किले के पीछे बनी दीवार चढ़ने का आदेश दिया। रातों रात दीवार पार कर सैनिक किले के ऊपर पहुंचे और वहां से फायरिंग कर राजा अहमद शाह को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। इस तरह बालिस्तान भी डोगरा राजाओं के शासन के अधीन आ गए। जोरावर ने मोहम्मद शाह को बालिस्तान की गद्दी पर बिठा दिया। बदले में मोहम्मद शाह ने वादा किया कि वो हर साल 7000 रुपए की चौथ जमा करेंगे। लद्दाख और बालिस्तान के बाद जोरावर की नज़र तिब्बत पर पड़ी। महाराजा गुलाब सिंह अपने राज्य की सीमाओं को पूर्व की तरफ फैलाना चाहते थे। उन्होंने तिब्बत पर चढ़ाई का विचार महाराजा रणजीत सिंह के आगे रख दिया, लेकिन रणजीत सिंह तैयार नहीं हुए। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मौत के बाद शेर सिंह महाराजा बने। उन्होंने गुलाब सिंह को तिब्बत पर आक्रमण करने की आज्ञा दे दी। मई 1841 में जोरावर सिंह
5000 की सेना लेकर तिब्बत में दाखिल हुए। जोरावर सिंह ने एक के बाद एक पश्चिमी तिब्बत के इलाकों पर कब्जा किया। आखिर में वो ताकलाकोट पहुंचे। ताकलाकोट मानसरोवर झील से लगभग 90 किलोमीटर दूर है। ताकलाकोट में एक किला था जिसे जीतकर जोरावर सिंह ने पूरे पश्चिमी तिब्बत पर कब्जा कर लिया। ताकलाकोट में ही एक और घटना हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तिब्बत में खासी दिलचस्पी थी, इसीलिए वो जोरावर सिंह के कैंपेन पर नजर बनाए हुए थे। सितंबर 1841 में अंग्रेजों को पता चला कि ताकलाकोट में नेपाल के महाराजा के भेजे कुछ दूत जोरावर सिंह से मिलने पहुंचे। ये खबर सुनकर अंग्रेजों के कान खड़े हो गए। कुछ दशक पहले ही अंग्रेजों ने नेपाल में कुमाऊं, जो कि आज का उत्तराखंड है, उसका इलाका जीता था। उन्हें डर था कि कहीं सिख और नेपाली आपस में गठजोड़ न बना ले। इसीलिए अंग्रेजों ने अपना एक अफसर राजा शेर सिंह के दरबार में भेजा और उनसे मांग की कि डोगरा फौज को तुरंत वापस बुला लिया जाए। शेर सिंह तैयार हो गए। उन्होंने जोरावर सिंह को वापसी का बुलावा भेजा। जोरावर की वापसी में एक दिक्कत थी। सर्दियों के महीने शुरू हो चुके थे और भयंकर बर्फबारी ने सारे दर्रों को सील कर दिया था। जोरावर सिंह ने कुछ दिनों तक इंतजार करने की ठानी, लेकिन इसी बीच तिब्बत की एक फौज ने जोरावर के ठिकाने पर हमला कर दिया। जोरावर सिंह की फौज दुश्मन के साथ साथ ठंड से भी लड़ती रही। उनके कई सैनिकों को फास्ट बाइट ने पकड़ लिया था और कईयों की हाथ और पांव की उंगलियां बेकार हो गई थी। इसके बावजूद जोरावर ने युद्ध किया। 12 दिसंबर 1841 की तारीख जोरावर अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहे थे कि तभी एक गोली आकर उनके दाएं कंधे पर लगी। जोरावर ने लड़ना जारी रखा। मिगमार नाम के एक तिब्बती कमांडर ने उन्हें देखा और पहचान लिया। वो पहले भी जोरावर से लड़ चुका था। उसने जोरावर को देखते ही एक भाला उनकी ओर फेंका। भाला सीधा जोरावर के निशाने पर लगा और वो वहीं गिर गए। जोरावर सिंह की मृत्यु हो गई। हालांकि दस्तावेज बताते हैं कि जोरावर सिंह का पराक्रम देखकर दुश्मन ने भी उनका पूरा सम्मान किया। तिब्बतियों ने ताकलाकोट में उनकी समाधि बनाई और उनके नाम से एक स्मारक भी बनवाया। अपनी किताब कैलाश ज्वेल ऑफ द स्नोज में राजेंद्र अरोड़ा कैलाश यात्रा का ब्यौरा देते हुए लिखते हैं, जोरावर सिंह की समाधि आज भी उसी जगह है जहां उनकी मौत हुई थी और 21वीं सदी में चीन के सैनिक आज तक उनका नाम जानते हैं। भारत में जोरावर सिंह के नाम पर एक लाइट टैंक भी बनाया जा रहा है, जिसे डीआरडीओ और लार्सन एंड टुब्रो मिलकर तैयार कर रहे हैं। ये टैंक अगले साल तक सामने आ जाएगा और एक बार बन जाने के बाद इन टैंक्स को लद्दाख में चीन से सटी सीमा पर ही तैनात किया जाएगा। तो समय समय पर भारत में एक से बढ़कर एक वीर योद्धा होते रहे हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों पर वो कहीं ना कहीं दब जाते हैं। हमारे इस पॉडकास्ट का यही एक उद्देश्य है कि भारत के वीरों की उन कहानियों को सामने लेकर आना जिससे अभी तक लोग अनजान थे। जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं किशन चंद आपसे विदा लेता हूं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक भी। नमस्कार।